हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मेमोरी किस तरीके से एलोकेट होती है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि किसी भी डेटा को आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हो। जावास्क्रिप्ट की मेमोरी एक रैम की तरह ही काम करती है। जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी वेरिएबल, कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उसकी अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है। यानी मेमोरी एलोकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल और फंक्शंस को एक मेमोरी एलोकेट करता है। इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, स्टैक एंड हीप। देखो, क्या होता है, हमारे पास दो तरह का डेटा होता है, प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव डेटा। प्रिमिटिव डेटा कौन सा डेटा हो गया? स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, अनडिफाइंड। नॉन प्रिमिटिव डेटा कौन से हो गया? हमारे एरे या ऑब्जेक्ट। वैसे तो हर चीज ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि एरे का भी टाइप जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, इसीलिए तो इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप को हमेशा स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को हीप मेमोरी के अंदर। हीप मेमोरी के अंदर हमेशा रेफरेंस पे काम होता है, कभी भी डेटा कॉपी नहीं होता। स्टैक और हीप के कंसेप्ट को हम थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल एलोकेशन किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्टैक मेमोरी बनाता हूँ, ठीक है ना, और एक मेमोरी बनाता हूँ हीप मेमोरी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका नाम दे देते हैं, इसे नाम दे देते हैं स्टैक, और इसको नाम दे देते हैं हीप। ठीक है। अब मैंने एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट x इक्वल टू 10, यानी x की वैल्यू 10 है। तो देखो डेटा कैसे स्टोर होगा, यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू 10 स्टोर हो जाएगी। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे बोला लेट y इक्वल टू x, यानी y की वैल्यू क्या है, x है, अब x की वैल्यू क्या है, 10 है, और x किसके अंदर है, स्टैक मेमोरी में है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये किस तरह से काम करेगा, ये क्या करेगा, y इक्वल टू 10, यानी देखो वैल्यू कॉपी हुई है। अगर आप कल को ये करते हो y इक्वल टू 100, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको यहाँ पे इसे काटेगा, इसे हटाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे एक तरह से स्टोर कर देगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100, 100 हो जाएगी ना, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। यानी जो वैल्यू क्या हो रही है, कॉपी हो रही है। अगर आपने y में चेंज किया तो x में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ना इसने क्या किया, y ने, कि x की वैल्यू को कॉपी कर दिया। स्टैक मेमोरी इस तरीके से काम करती है, हमेशा वैल्यू को कॉपी करती है। अगर मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट सपोज कि लेट z इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ y, ठीक है ना, यहाँ पे z इक्वल टू 100 हो जाएगा। समझ में आया ना। अगर इस चीज को ना इस डिक्लेरेशन से पहले किया होता, अगर पहले आपने इसे डिक्लेयर किया होता तो क्या होता, यहाँ पे क्या होता है, 800 की जगह यहाँ पे क्या होता, 10 होता ना, और इसकी वैल्यू 100 हो चुकी होती है। तो यहाँ पे ये 100 बाद में हुई होती, पर पहले जो वैल्यू कॉपी हो गई। तो समझ में आया ना कि वेरिएबल कॉपी कैसे होता है स्टैक के अंदर। ठीक है। अब अगर मैं नॉन प्रिमिटिव डेटा लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, हटा देता हूँ, ठीक है, ये मेरी मेमोरी खाली गई। अब मैं यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा लेता हूँ, लेट एक्स इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, एक एरे भी ले सकते हो। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा लेट वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। तो देखो अब कैसे काम करेगा, ये क्या करेगा ना, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कैसे? ये क्या करेगा, एक पार्ट इसको करेगा, ठीक है ना, है, और एक पार्ट इसको करेगा, ठीक है। अब इस पार्ट को वो लेके जाएगा इसके अंदर, ठीक है, और इस पार्ट को लेके जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। बट भैया दोनों को अलग अलग स्टोर तो कर रहे हैं, बट यार इन दोनों के बीच में आइडेंटिटी क्या है, कल को मुझे रीड करने हो गई एक्स की वैल्यू, ऑब्जेक्ट है अरे, मैं रीड कैसे करूंगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक वैल्यू असाइन कर देगा, कुछ भी मैं एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ, ठीक है ना, मैंने वैल्यू असाइन कर दी, इसने एक्स वैल्यू असाइन होगी। अब ये वैल्यू वो इसको भी दे देगा, यानी यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे चाहेगा एक्स 0 x वैल्यू क्या, 1 2 3 इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया, बिल्कुल ठीक है ना। अब यार ये काम तो हो गया। अब यहाँ पे सब, अब पहली लाइन तो होगी, दोनों अलग अलग हो गए। अब इनके इन दोनों के बीच में क्या हो गया है, रेफरेंस। ये देखो रेफरेंस सेम है ना। अब देखो ये वाला मैं क्या करता हूँ, मैंने कलर अलग कर दिया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा ही गोला लगा देता हूँ कि भैया ये रेफरेंस मेरे, ये रेफरेंस हो गया, ठीक है ना। और देखो ये रेफरेंस मेरा सेम हो गया, दोनों में सेम हो गया। अब देखो आगे कैसे, अब y इक्वल टू एक्स लिखा है, तो अब क्या होगा, ये लिखेगा y इक्वल टू एक्स। अब x क्या है,
एक्स एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से नहीं देखेगा, सर यहाँ से देखेगा। कॉपी करता है ना, स्टैक क्या करता है, वैल्यू को कॉपी करता है। बट इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो ये है ना, ये तो ये वैल्यू ये है, बट इसके लिए तो इसका रेफरेंस है। बट एक्चुअल में क्या करेगा, ये इसको कॉपी करेगा, यानी 0x123, ये इसको कॉपी करेगा, यहाँ नहीं जाएगा बेसिकली। ठीक है ना। अब इसको कॉपी करेगा तो एक प्रॉब्लम आएगी, पता है क्या होता है, क्या मैं बोलता हूँ, मैंने यहाँ पे एक और कोड लिखा, y.a=100, यानी y के अंदर मैंने एक 100 वैल्यू डाली, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कैसा बनना चाहिए, आउटपुट क्या आना चाहिए, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ आउटपुट को, तो ये हमारा आउटपुट होगा, ये हमारा ये ऐसे होगा, और यहाँ पे इस तरह से आउटपुट बनेगा, ए की वैल्यू 100, बिल्कुल ऐसे बनेगी। पर ये आउटपुट किस में बनेगा, ये आउटपुट किस में बनेगा, इसमें इसमें जाएगा, कि यहाँ पे क्या है, ये y किसको रेफर कर रहा है, वो इस नंबर को रेफर कर रहा है, यानी ये इसकी जो इसकी जगह पे, यानी ये कट जाएगा ना, मैं एक काम करता हूँ इसको काट देता हूँ, यानी ये वैल्यू हट के इसकी जगह पे ये वैल्यू हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो अब अगर y की वैल्यू ये है ना, तो सर x की वैल्यू भी क्या होगी, यही होगी ना। क्यों, क्योंकि दोनों का रेफरेंस एक है। समझ में आया ना। इसीलिए कहते हैं कि जो स्टैक है ना, उसके अंदर वैल्यू कॉपी होती है, स्टैक के अंदर क्या होती है, हमेशा कॉपी होती है वैल्यू, ठीक है ना। बट जो हीप है ना, उसके अंदर हमारे रेफरेंस स्टोर होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे क्या होता है, रेफरेंस कौन सी वैल्यूज को स्टोर करता है, नॉन प्रिमिटिव को, प्रिमिटिव, ठीक है ना। और जो वैल्यूज होती है ना, जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप कॉपी करने का किसको काम करता है, जैसे स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, यानी प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डेटा टाइप कॉपी करने का काम होता है। समझ में आ गया ना। चलो मैं इसको कोड के थ्रू भी दिखाता हूँ, ये तो मैंने एक डायग्राम के थ्रू समझा दिया। एक जावास्क्रिप्ट का पेज बना हुआ है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ, एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा, एक्स ही ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू 10, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल y=x, ठीक है। तो अभी मैं क्या, y=x, अब मैं यहाँ पे console.log एक्स और वाई चेक करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे चेक करूँगा ना, देखो यहाँ पे मैं गया, इसमें इसके अंदर इसमें गया, और ये देखो दोनों में 10-10 आया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, y=100, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने किया, देखो x की वैल्यू अलग है और y की वैल्यू अलग है, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे z=y, ठीक है ना। तो यहाँ z भी प्रिंट करा देते हैं, ठीक है ना, यहाँ z भी प्रिंट करा देते हैं। तो देखो जेड की वैल्यू भी समझ में आया ना, कॉपी वैल्यू, वैल्यू कॉपी हो रही है। बट अब ये तो हो गया कि हमने जो है ना डेटा कैसा लिया है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है ना। अब मैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप लेता हूँ यहीं पर, तो मैं काम करता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है ना, एक्स, और वेरिएबल मैं ले लेता हूँ y=x, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि y.a=100, y.a=100 console.log एक्स और वाई चेक करते हैं। देखो हमने वैल्यू किस में डाली है, वाई में डाली है ना, पहले कॉपी किया फिर वैल्यू डाली। अब देखो दोनों ऑब्जेक्ट में वैल्यू सेम आ रही है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वैल्यू रेफरेंस कॉपी हो रही है, चाहे आप ये एरे ले लो, चाहे आप ये ऑब्जेक्ट, चाहे ऑब्जेक्ट ले लो, चाहे आप एक एरे लो। अब एरे में भी क्या करते हो, वाई डॉट पुश करते हो, ठीक है ना। पुश मैंने यहाँ पे किया 100, देखो 100, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो गया, देखो दोनों में 100 आएगा। समझ में आएगा ना कि रेफरेंस क्या होता है और वैल्यूज क्या होती है। कई बार इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि भैया एरे ऑब्जेक्ट स्टैक में क्यों नहीं स्टोर हो सकते, हीप में ही क्यों स्टोर होते हैं। तो चलिए मैं इसका रिप्लाई करता हूँ। देखो क्या होता है कि सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मेमोरी बनाई स्टैक, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे ये स्टैक मेमोरी बना दी और हीप मेमोरी बना दी, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं स्टैक, और इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे हीप, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सपोज मैं कुछ वेरिएबल बनाता हूँ, लेट x=10। तो आप देखो x का एक साइज, अब x क्या है, कुछ ना कुछ तो साइज है ना, फिक्स साइज है। अब फिक्स साइज क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे किस तरह से स्टोर कर रही है, 10, मान लो कि 10 या 8 बाइट ले लेते हैं, 8 बाइट साइज ले, ठीक है ना, कि इसका कोई साइज है ना, फिक्स साइज है।
बट अगर मैं एक एरे या ऑब्जेक्ट डिफाइन करूँ y इक्वल टू, तो स्टैक मेमोरी के अंदर क्या होता है, स्टैक मेमोरी एक फिक्स साइज मेमोरी होती है, डेटा वही स्टोर होगा जिसका कुछ एक साइज होगा, ठीक है ना? ये डायनेमिक डेटा कभी एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब जिसका साइज इंक्रीज किया जा सकता है। जो एक्स की वैल्यू है वो मतलब एक कुछ फिक्स बाइट है, मतलब एक्स की वैल्यू का जो साइज है फिक्स है, मगर इस वाई का साइज फिक्स नहीं है। इसमें क्या हो सकता है, आपको पता है कि इस एरे के अंदर आप वैल्यू ऐड कर सकते हो, आपने वाला वाई डॉट पुश है ना, आपने इसमें 100 ऐड कर दिया, फिर 200 ऐड कर दिया, 300 कर दिया, एक एरे कर दिया, ऑब्जेक्ट कर दिया, इससे तो बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हो। यानी जो इसका जो साइज होगा ना, इसके साइज का कुछ पता ही नहीं है, यानी इसमें इसको हमने नॉट मेजर मेजर ही नहीं किया जा सकता इस साइज को। स्टैक एक फिक्स मेमोरी होती है, वो डायनेमिक मेमोरी नहीं होती। उसके अंदर क्या होता है कि भैया जो भी डेटा रखोगे उसका साइज होना चाहिए। मेजरली जो स्टैक में ना उन्हीं वेरिएबल्स को रखा जाता है जिसका डेटा फिक्स साइज का हो, ठीक है ना। डायनेमिक डेटा के लिए हम लोग हीप मेमोरी का यूज करते हैं। सपोज आप स्टैक मेमोरी के अंदर आप डायनेमिक डेटा रखोगे तो क्या होगा, एक कंसेप्ट होता है स्टैक ओवरफ्लो या मेमोरी फ्रेगमेंटेशन। ये कंसेप्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है कि अगर आप स्टैक के अंदर डायनेमिक डेटा रखोगे, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। सपोज एक एक एरे में 10 वैल्यू, फिर आपने इंक्रीज किया, एक और 10 डाला, तो वैल्यू हो गई। स्टैक क्या करेगा, इसको अलग अलग स्टोर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब इसको स्टोर कर लेगा तो उसका साइज फिक्स होगा, तो वो उस साइज में तो वो स्टोर करेगा नहीं, वो क्या करेगा, इसको अलग स्टोर करेगा, जिसकी वजह से ना स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगी या मेमोरी फ्रेगमेंटेशन बोल सकते। इसीलिए जो भी हमारा डेटा चेंज होने वाला है, डायनेमिक है, उसको हमारी सबसे बेस्ट प्रेफरेंस होती है कि हम उसको हीप मेमोरी में स्टोर करें। फिक्स साइज डेटा ही हम स्टैक के अंदर हम स्टोर करते हैं। ये तो हो गया टॉपिक हमारा जावास्क्रिप्ट मेमोरी के बारे में। अब सपोज आप डेटा भरते जा रहे हो, आपके पास में डेटा आता जा रहा है, एन नंबर ऑफ डेटा आ रहा है, तो डेटा क्लीन करने का भी काम कर रहा है ना। एक कंसेप्ट होता है गार्बेज कलेक्शन, जिसका काम होता है ऑटोमेटिकली मेमोरी को क्लीन करना। चलो इस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।